जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम भारतीय इतिहास के एक बहुत ही शानदार व्यक्तित्व के बारे में जानेंगे, जिनका नाम था राजा राम मोहन रॉय। इनके बारे में हमने काफ़ी कुछ सुना हुआ है। जो भी हमारे भारत में जो पुनर्जागरण हुआ था, जी हाँ, रेनेसां बोलते हैं जिसको, रेनेसां ऑफ इंडिया हुआ था, उसके अग्रदूत के तौर पर गोपाल कृष्ण गोखले जो थे, उन्होंने राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत बोला था। राजा राम मोहन राय का जन्म 22 मई 1772 को बंगाल के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा फारसी और अरबी भाषाओं में हुई थी। वहाँ पर उन्होंने कुरान, सूफी रहस्यवादी कवियों की रचनाओं और प्लेटो व अरस्तू की पुस्तकों का काफ़ी प्रभाव उनके मस्तिष्क पर शुरुआत से ही पड़ा था। बनारस में इन्होंने वेद, संस्कृत भाषा व उपनिषद का अध्ययन किया। इसके अतिरिक्त वे अंग्रेजी, फ्रेंच, लैटिन, ग्रीक और हिब्रू सहित 1 दर्जन से अधिक भाषाओं के जानकार थे। उन्होंने जैन, बौद्ध तथा अन्य भारतीय धार्मिक संप्रदायों का अध्ययन किया। साथ ही वे पश्चिमी विचार व संस्कृति का गहन अध्ययन किया था। उन्होंने पश्चिमी विचार यानी कि जो उस टाइम वेस्टर्न जो थॉट थे, काफ़ी उनका प्रचलन था, लेकिन भारत तक उनका प्रभाव अभी तक नहीं पहुंचा था। राजा राम मोहन राय ने उन विचारों का अध्ययन किया और उनको हमारे भारत में प्रसार करने का भी काम किया। 1809 में उन्होंने फारसी में अपनी प्रसिद्ध कृति तोहफात उल मुवाहिदीन, जी हाँ, तोहफात उल मुवाहिदीन, हिंदी में उसका अनुवाद होता है देवताओं को एक उपहार, लिखी, जिसमें उन्होंने अनेक देवताओं के विश्वास के विरुद्ध एक ही ईश्वर की पूजा के पक्ष में तर्क प्रस्तुत किए। क्योंकि हमारे यहाँ देखा होगा आपने कि बहुदेववाद का प्रचलन था, लेकिन राजा राम मोहन रॉय ने अपनी किताब में एकेश्वरवाद की भावना का प्रसार किया। वो चाहते थे कि ईश्वर एक है, एक ही ईश्वर की पूजा होनी चाहिए। उन्होंने 1814 में आत्मीय सभा का गठन किया। आत्मीय सभा पुनर्जागरण के समय की एक प्रमुख संगठन के रूप में इसका उदय होता है, जिसका जो कि गठन है वो राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। वेदांत के एकेश्वरवादी आदर्शों को बढ़ावा देने व मूर्ति पूजा, जातिगत कठोरता, अर्थहीन अनुष्ठानों व अन्य सामाजिक बुराइयों के खिलाफ अभियान चलाने के लिए कलकत्ता में इस सभा का जो कि गठन किया गया था। इसके बाद हम देखते हैं 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन रॉय के द्वारा की जाती है, जिसमें कि डेविड हेयर का सहयोग बहुत ही आवश्यक था। राय के इंग्लिश स्कूल में यांत्रिकी यानी कि हमारे यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, मैकेनिक्स हो गया, और वोल्टेयर का दर्शन भी पढ़ाया जाता था। जी हाँ, इनका जो इंग्लिश स्कूल था उसमें यांत्रिकी के साथ साथ वोल्टेयर का फिलॉसफी भी पढ़ाई जाती थी। वोल्टेयर एक बहुत ही बड़े पश्चिमी विचारक हुए हैं। इसके बाद उन्होंने 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की। जी हाँ, वेदांत कॉलेज जो कि एक बहुत ही प्रमुख शिक्षा के केंद्र में उभरा था पुनर्जागरण के काल में। उसमें पश्चिमी शिक्षा भी दी जाती थी, सामाजिक विज्ञान व भौतिकी जैसे विषयों को पढ़ाया जाता था। उन्होंने जो परंपरागत धार्मिक शिक्षा थी उसके अलावा फिजिक्स और सोशल साइंसेज उनकी शिक्षा का प्रसार किया जाता था। इनके द्वारा संवाद कौमुदी, मिरातुल अखबार जैसी पत्रिकाएं प्रकाशित की गईं। इसके बाद भारतीय पुनर्जागरण में एक बहुत ही प्रमुख संस्था का उदय हुआ, जिसका गठन राजा राम मोहन रॉय के द्वारा 1828 में किया गया था, जिसमें कि द्वारकानाथ टैगोर का बहुत बड़ा सहयोग था। ब्रह्म समाज को हम ऐसे जानते हैं क्योंकि भारत में जब सती प्रथा का अंत हुआ, जिसमें ब्रह्म समाज की बहुत बड़ी भूमिका थी। न केवल सती प्रथा, इसके अलावा एकेश्वरवाद, अहिंसा, मानवतावाद, हिंदू धर्म की कुरीतियों को दूर करना और पर्दा प्रथा, बाल विवाह के विरोध में भी इन्होंने संघर्ष किया और पाश्चात्य दर्शन के बेहतरीन तत्वों को एडॉप्ट करना हम लोगों को सिखाया था। अब इनके जीवन का एक महत्वपूर्ण तथ्य हम देखते हैं। इन्होंने सती प्रथा के अंत में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। जैसे कि सती प्रथा के बारे में हम जानते हैं, प्राचीन काल से हमारे समाज में व्याप्त थी। ये बहुत ही बड़ी एक कुरीति थी। इसमें पुरुष की मृत्यु के बाद उसकी महिला को, उसकी पत्नी को जबरदस्ती सती किया जाता था, उसकी इच्छा के विरुद्ध। इस प्रथा का एक व्यक्तिगत जो दुष्प्रभाव था राजा राम मोहन रॉय के जीवन पर भी पड़ा। जैसे कि उनकी भाभी, जिसको वे बहुत ही प्रेम करते थे, उनका बहुत सम्मान करते थे, जब राजा राम मोहन राय किसी काम से, शिक्षा के उद्देश्य या किसी कार्य से वो विदेश गए हुए थे, उनके भैया की मृत्यु हो जाती है। उनकी भाभी को जबरदस्ती सती किया जाता है। जब ये घटना राजा राम मोहन राय को पता लगती है तो वे सती प्रथा को खत्म करने का बीड़ा उठा लेते हैं। इनके प्रयासों से 1829 में हमारे जो गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिक, क्योंकि उस समय तक गवर्नर जनरल ही बोले जाते थे, विलियम बेंटिक, उनके द्वारा बंगाल सती रेगुलेशन 1829 एक्ट यानी कि रेगुलेशन 17 लाया गया, जिसके द्वारा सती प्रथा को एक दंडनीय अपराध के रूप में स्थापित कर दिया गया। उसके बाद सती प्रथा भारत में धीरे धीरे खत्म होने लगी। अब हम देखते हैं कि इनको राजा की उपाधि मुगल सम्राट अकबर सेकंड ने दी थी, क्योंकि 1830 में वे, जो कि राजा राम मोहन राय थे, वो मुगल राजा के राजदूत बनकर यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम गए, ताकि सती प्रथा रेगुलेशन को संशोधित न किया जा सके। क्योंकि भारत में ही कई लोग, एक ऐसा बड़ा वर्ग था जो कि इस एक्ट का बहुत ही विरोध कर रहा था। वो कह रहा था कि जो हमारी परंपरागत जो प्रथाएं हैं उनको चलता रहने दीजिए। इसके अतिरिक्त मुगल बादशाह के वजीफे में 3000 पाउंड की वृद्धि के लिए राजा राम मोहन राय जो कि गए थे विदेश में, वो उनको ये भी पक्ष रखना था कि मुगल सम्राट का जो वजीफा है
उसमें वृद्धि की जाए। और इंग्लैंड यात्रा के दौरान 1833 में मोनिनजाइटिस नामक बीमारी में उनका निधन हो गया, जो कि आज भी उनकी जो कब्र है ब्रिस्टल इंग्लैंड में बनी हुई है, हम देख सकते हैं। तो हमारे पुनर्जागरण के काल में हमारे जो भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत राजा राम मोहन रॉय, जिन्होंने महिलाओं के लिए, महिलाओं के वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, बाल विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा के विरोध में भी अपने पक्ष रखा। उस समय पर हम देखते हैं इतनी ओपन विचारधारा के लोग, इतनी सुधारात्मक विचारधारा के लोग बिल्कुल नहीं थे। जब भारत में एक ऐसा समय था जहाँ पर एक रूढ़िवादी विचारों का बोलबाला था और ब्रिटिश शासन के दौर में उनकी शोषणकारी नीतियों की वजह से हम आगे विकास वाली प्रक्रियाओं को उनको मतलब बहुत दूर हो चुके थे उनसे। लेकिन राजा राम मोहन रॉय जैसे लोगों ने हम लोगों को हमारे अंदर वैचारिक चेतना प्रदान की। हम लोगों को उनके द्वारा बनाए गए जो संगठन थे, उन्होंने हमारे समाज में नए नए विचारों का उद्विकास किया। धन्यवाद।